IAS के टेस्ट नंबर 9 का क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। हम लोग का लक्ष्य होता है कि 1 से लेकर 50 तक के क्वेश्चंस की 1 घंटे में सॉल्व किया जाए और नेक्स्ट 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को 100 में सॉल्व किया जाए। इसीलिए दो क्लासेस में 1 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को 2 घंटे में सॉल्व करने का प्रयास किया जाता है। तो इसी के लिए हम लोग फर्स्ट 9 नंबर टेस्ट नंबर 9 के 1 से लेकर 8 तक के टेस्ट को सॉल्व करा दिया जा चुका है। अब हम लोग आज टेस्ट नंबर 9 का सोल्यूशन देखने वाले थे। यहाँ पर चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर दे रहा है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, टेस्ट नंबर 9 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सरकार के स्वरूपों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है एकात्मक सरकार। सरकार के स्वरूप कितना होता है? जैसे एकात्मक होता है, संघात्मक होता है। तो यहाँ पर एकात्मक सरकार में उपराष्ट्रीय इकाई अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करती हैं। यहाँ पर एकात्मक सरकार के स्वरूप में पूछ रहा है कि इकाइयाँ जो है उपराष्ट्रीय इकाइयाँ अपनी शक्तियाँ संविधान से प्राप्त करती हैं। और दूसरा नंबर, संघीय सरकार में शक्तियों का वितरण संविधान द्वारा किया जाता है, अर्थात तो शक्तियों का वितरण जो होता है वो संविधान द्वारा किया जाता है और उन्हें केंद्र द्वारा अकेले परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। और इसके बाद से दे रहा है प्राधिकरण। प्राधिकरण की दृष्टि से एक परिसंघ संघ से अधिक शक्तिशाली होता है। प्राधिकरण की दृष्टि से परिसंघ जो है संघ की दृष्टि से अधिक शक्तिशाली होता है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एकात्मक सरकार के बारे में दे रहा है कि संविधान द्वारा निर्धारित होता है, तो यह गलती है। कैसे कि यह संघात्मक व्यवस्था में होता है कि जितनी भी उपराष्ट्रीय इकाइयाँ और शक्तियाँ जो है संविधान द्वारा निर्धारित होती हैं। एकात्मक में तो कुछ लोग या फिर जैसे हमें कुछ लोग या फिर कुछ संस्था या कुछ व्यक्ति ही मिलकर इसके सारे फैसला ले लेते हैं। संविधान को काफ़ी मतलब शक्ति दी गई होती है लेकिन व्यापक नहीं संविधान को मिली होती है। जैसे अमेरिका में देख सकते हैं तो राष्ट्रपति बहुत सारे प्रकार के निर्णय बिना संविधान के अनुमति से भी ले सकता है, जिसमें जो संविधान में लिखा भी नहीं होता है। तो यहाँ पर संविधान का कम जरूरत होता है। और 1 नंबर दे रहा है कि जरूरत है, तो यहाँ पर 1 नंबर गलती हो जाएगा। और तीसरा नंबर दे रहा है प्राधिकरण की दृष्टि से परिसंघ जो है परिसंघ संघ से अधिक शक्तिशाली हो सकता है कभी जी। ये तो जैसे यहाँ इसका अर्थ क्या होगा? परिसंघ का अर्थ क्या होगा? राज्य जो है, राज्य और राज्यों के समूह, कुछ राज्यों के समूह जो है केंद्र सरकार से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए, तो यह गलती हो जाएगा। ये तो भारत में भी नहीं और विश्व का कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर राज्य जो है संघ से ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए। तो यहाँ पर 3 नंबर में गलती है। क्या पूछा जा रहा है? सही कथन पूछा जा रहा है। तो केवल 2 नंबर ही सही है कि संघीय सरकार का विवरण संविधान द्वारा, शक्ति का भी विवरण इसी द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दोहरे दंड के संदर्भ में विचार करना। किसके? दोहरे दंड के संदर्भ में विचार करना है। ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 1 है, संविधान का अनुच्छेद 22 किसी भी व्यक्ति को दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 22 जो है दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है। उसके बाद से दे रहा है दोहरा दंड एक प्रक्रियात्मक बचाव है जो किसी अभियुक्त व्यक्ति को एक ही आरोप में दोबारा मुकदमा चलाने से रोकता है। तो यहाँ पर बी नंबर तो सही है, लेकिन दूसरा नंबर जो दे रहा है, ये 1 नंबर जो दे रहा है कि अनुच्छेद 22 जो है दोहरे दंड से बचाता है, तो यह सरासर गलती है। कैसे कि अनुच्छेद 20 जो है, आर्टिकल 20 जो है वह दोहरे दंड से बचाता है, ना कि 21, ना कि अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 20 में कितने प्रावधान होते हैं जी? तो एक होता है पूर्व व्यापक कानून का सिद्धांत, अर्थात पहले से जो कानून बन चुका है, पहले से मतलब कि पहले के जो थी है उस पर लागू नहीं होगा। दूसरा नंबर है दोहरे दंड का सिद्धांत, अर्थात एक व्यक्ति को एक दोष के लिए 2 बार सजा या 2 से अधिक बार सजा नहीं दी जा सकती, एक ही बार सजा मिलता है। जैसे एक व्यक्ति ने कोई कत्ल किया, उसके लिए जो सजा मिल गई उसके बाद से दोबारा सजा नहीं मिलेगी। तो और तीसरा नंबर है आत्मदोष निषेध सिद्धांत, अर्थात अपने दोष को सिद्ध करने का अधिकार दिया जाता है उसको। यहाँ पर 1 नंबर गलती है, ऑप्शन नंबर बी केवल सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष अनुमति याचिका जिसको SLP सुनवाई करने की उच्चतम न्यायालय की शक्ति के संदर्भ में विचार करना है और सही कौन सा है यही देखना है। विशेष अनुमति याचिका SLP तो यहाँ पर दे रहा है SLP के संदर्भ में कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विकसित और परंपरागत साधन है और इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसके संदर्भ में जी, तो विशेष अनुमति याचिका के संदर्भ में क्या सर्वोच्च न्यायालय में मतलब कि संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। तो ये तो सरासर गलती है कि अनुच्छेद 34 में ही दिया हुआ, अनुच्छेद 134 में 136 में है कि कोई भी अगर आपको अन्य न्यायालय से, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हुआ, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट से कोई भी फैसला अगर इनकी बातों को नहीं मानना है तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी लेनी पड़ती है। और इसके बारे में चर्चा संविधान में है 136 में, 134 में भी है। तो यहाँ और इसका यहाँ पर दे रहा है कि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलती हो जाएगा। दूसरा नंबर दे रहा है जनसंघ जघन्य अपराधों के मामले में उच्चतम न्यायालय के लिए विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करना अनिवार्य है। तो यह भी गलती है कि अनिवार्य कैसे हो जाएगा? विशेष अनुमति कोई मांग ले कि हमको फैसला मंजूर नहीं है, तो इस पर तो पहले तो मंजूरी देगा तभी ना इसको सुनवाई किया जाएगा, तो अनिवार्य कैसे हो जाएगा? और 3rd नंबर दे रहा है इसका उपयोग सशस्त्र बलों से संबंधित किसी भी कानून के तहत गठित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध किया जा सकता है जी। तो यह भी गलती है। कैसे कि सबसे पहले ध्यान रखने वाला बात है सशस्त्र बलों के संदर्भ में तो शक्ति सर्वोच्च न्यायालय की भी शक्ति सीमित हो जाती है। तो यहाँ पर तेरा कि सर्वोच्च न्यायालय पहुँच सकता है, तो यह भी गलती है।
और यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन दे रहा है। जब 1 2 3 गलती है, अब यहाँ पर 3 ठो ऑप्शन गलती दे गया तो डी नंबर ऐसा ही हो जाएगा। लेकिन पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। एसएलपी दायर करने के लिए एक निर्धारित समय सीमा होती है जिसके भीतर याचिका दाखिल करनी होती है। तो एकदम सही है कि एसएलपी दायर करने के लिए एक निश्चित याचिका होती है विभिन्न मामलों में। जैसे सामान्यतः 45 दिन माना जाता है, जघन्य अपराधों से जुड़े हुए मामलों में 45 दिन के अंदर विशेष याचिका डालनी होती है, तभी जाकर इसको सुनवाई होती है सुप्रीम कोर्ट में भी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रायः सुर्खियों में रहने वाले पद गोस्तानी और उपटेरु और वशिष्ठ। गोस्तानी, उपटेरु और वशिष्ठ जो है, यह क्या है? तो यहाँ पर दे रहा है कि नीलगिरी 16 वनों में खोजी गई आर्किड की उपप्रजाति। और उसके बाद से दे रहा है कृष्णा घाटी किनारे, यहाँ पर कृष्णा घाटी के किनारे उत्खनित प्राचीन बौद्ध मठ। और उसके बाद से दे रहा है, नेक्स्ट में दे रहा है, यह मानसून 2024 के मानसून के दौरान भारत के पूर्वी तटों को प्रभावित करने वाले चक्रवातीय तंत्र थे। यहाँ पर तीनों के तीनों ऑप्शन गलती है। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में ही दे चुका है कि आंध्र प्रदेश की नदियाँ जिन्हें अनुपचारित मल जल के कारण सबसे प्रदूषित नदियों में से एक माना गया है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर गोस्तानी और उपटेरु जो है, यह तो नया नया चर्चा में आया है और काफ़ी कम चर्चा में रहता है। लेकिन यहाँ पर वशिष्ठ नदी जो है काफ़ी पहले से ही काफ़ी चर्चित नदी है। तो यहाँ पर और इसके संदर्भ में यह माना जाता था कि आंध्र प्रदेश की सबसे पवित्रतम नदियों में से प्राचीन काल में था। प्राचीन काल की सबसे प्राचीन काल में आंध्र प्रदेश की सबसे पवित्रतम नदियों में से एक माना जाता था इसे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विशेषताएं दर्शाती है। भारत एक गणतंत्र राज्य है, गणतंत्र है। यहाँ पर तेरा राष्ट्रपति राज्य का निर्वाचित प्रमुख होता है। यहाँ पर सबसे पहले विचार करना है, सही उत्तर चयन करना है। और यहाँ पर है भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में विशेषताएं, भारतीय गणतंत्र के संदर्भ में विशेषता। यहाँ पर यह ध्यान देना है गणतंत्र, और गणतंत्र के संदर्भ में ही विचार करना है। ये सारा क्वेश्चन भले ही दे रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक शब्द सबसे बड़ा है जिसका नाम है गणतंत्र से जुड़ा हुआ कौन कौन सा जुड़ा सही है। यहाँ पर दे रहा है राष्ट्रपति राज्य का निर्वाचित प्रमुख होता है, यह तो जुड़ा हुआ ही है गणतंत्र से। दूसरा नंबर दे रहा है कोई वंशानुगत शासक नहीं होता, तो यह भी जुड़ा हुआ है कि गणतंत्र का अर्थ ही होता है कि जो राज्य का प्रमुख या राष्ट्र का प्रमुख हो वह नियुक्त हो, चुना जाए। लेकिन यहाँ पर तेरा मूल कर्तव्य संविधान में निहित है। यहाँ पर देखिए, ये देखने में तो सही लग सकता है, यहाँ पर सही स्टेटमेंट भी है कि राष्ट्र मूल कर्तव्य संविधान में निहित है। संविधान में निहित तो है, लेकिन यहाँ पर गणतंत्र के दृष्टि से निहित किया गया है, तो क्या ये सही है जी? तो यह गलती है। गणतंत्र जनता को ज़्यादा शक्ति देता है, और यहाँ पर मूल कर्तव्य क्या काम करता है संविधान में? जनता को निर्देश देता है कि जनता को निर्देश देकर एक निश्चित कार्य करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य करता है, अर्थात जनता पर नियंत्रण लगाता है। गणतंत्र का निर्माण किस के लिए किया गया है? तो सरकार की शक्तियों को कम करने के लिए। तो यहाँ पर मूल कर्तव्य भले ही संविधान में निहित है, लेकिन गणतंत्र की विशेषता ये नहीं है। कैसे कि सबसे पहले बात है कि मूल कर्तव्य जो है कि रसिया से लिया गया है, और रसिया कोई गणतांत्रिक देश है नहीं। अब देख लेते हैं, नियमित चुनाव कराए जाते हैं। ये भले ही भारत में नियमित चुनाव कराए जाते हैं, है संविधान में भी है, लेकिन यह भी गणतंत्र की व्यवस्था, गणतंत्र का शब्द का परिभाषा में नहीं है ये कि नियमित चुनाव कराया जाना गणतंत्र से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर 4 नंबर भी ऑप्शन गलती हो जाएगा। और ये सबसे 2 क्वेश्चन सबसे कंफ्यूज करने वाला था, और अधिकांश विद्यार्थी यही देख लेते हैं कि 3 नंबर भी सही है, 4 नंबर भी सही है, लेकिन यहाँ पर वास्तव में सही आंसर जब ऑप्शन नंबर 1 और 2, केवल 1 2 ही सही है गणतंत्र से जुड़े हुए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट में है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना निम्नलिखित के अनुसरण में की गई थी। यहाँ पर दे रहा है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकारों पर अध्याय, मूल कर्तव्य, एकीकृत न्यायपालिका। यहाँ पर सही आंसर तो एकदम सबसे आसान क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है यह। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को पूरा करने के लिए ही यहाँ पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण किसके तहत जी? तो अनुच्छेद 39 के तहत। अनुच्छेद 39 में कहा गया कि निःशुल्क, बाद में संशोधन करके जोड़ा गया है कि निःशुल्क न्याय की व्यवस्था 39 अनुच्छेद 39 में जुड़ा हुआ है निःशुल्क न्याय की व्यवस्था, जिसको अनुच्छेद 39 के 1 का, यहाँ पर अलग अलग तरीका से अलग अलग किताबों में दे सकता है। अनुच्छेद 1 का बी इसको कहते हैं, इसको निःशुल्क न्याय, या फिर 4 भी कहीं कहीं दिया रहता है, तो 4 के तहत, या फिर डी, यहाँ पर 4 की जगह डी। अनुच्छेद 39 का 1 के डी में यह जुड़ा हुआ राज्य निःशुल्क विधिक सहायता, और उसी के तहत बुलाया गया था राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है
राजनीतिक व्यवस्था में संप्रभुता की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ रूप से समझा जा सकता है। संप्रभुता की अवधारणा यहाँ पर दे रहा है वैश्विक बाजारों से आर्थिक स्वतंत्रता बनाए रखने की राज्य की क्षमता। और उसके बाद से दे रहा है राज्य अपनी बाह्य हस्तक्षेप के बिना कानूनों को लागू करने का निरपेक्ष शक्ति। और उसके बाद से दे रहा है अपनी सरकार चुनने की नागरिकों का विशेष अधिकार। यहाँ पर दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, एक संघीय व्यवस्था में उप राष्ट्रीय इकाइयों को अधिकारों का हस्तांतरण। यहाँ पर यह गलती है, कैसे कि इसका संबंध इससे नहीं है। और यहाँ पर भी नागरिकों का विशेष अधिकार इससे भी जुड़ा नहीं है, केवल ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राज्य की बाह्य हस्तक्षेप के बिना। संप्रभुता का अर्थ ही क्या होता है? संप्रभुता की एक बार भी संविधान जो राजनीतिक व्यवस्था में जो पढ़ा जाता है संप्रभुता शब्द का अर्थ अर्थात फैसला लेने की शक्ति। मैं अगर आप एक व्यक्ति को कहा जाए कि मैं संप्रभु हूँ तो उसका अर्थ क्या है कि वो अपना हर तरह का फैसला ले सकता है अपने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन में, तो उसको कहेंगे संप्रभु, हर तरीका से बेहतर निर्णय ले सके। और यहाँ पर यही बात कर रहा है कि कानून बनाने के संदर्भ में राज्य जो है संप्रभु है। इसका अर्थ क्या है कि कोई भी कानून बना सकता है अपने विकास के पक्ष में। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ब्रुसेलोसिस। ब्रुसेलोसिस जो कि हाल ही में भारत में पशुधन और उच्च जोखिम वाले मानव समूहों में फैलने के कारण सुर्खियों में रहा। ब्रुसेलोसिस किसके संक्रमण से होता है जी? तो ब्रुसेलोसिस एक प्रकार का पशुओं में होने वाला बहुत बड़ा रोग है। तो इसका संबंध जीवाणु से है। ब्रुसेलोसिस जीवाणु से होता है। और जिस जीवाणु का नाम क्या है? तो ब्रुसेला जीनस। ब्रुसेला जीनस से संबंधित है यह जीवाणु, इसीलिए इस रोग का नाम ही ब्रुसेलोसिस रख दिया गया है। यह मानव और पशु दोनों को, सबसे बड़ी बात है कि यह मानव के साथ साथ यह पशु दोनों को प्रभावित करता है। यहाँ पर कोरोना वायरस पहले था। कोरोना वायरस भले ही भयानक था, लेकिन यह सिर्फ मानवों में ज़्यादातर प्रभावित करता था, पशुओं में इसका नगण्य प्रभाव था। लेकिन वहीं पर जब ब्रुसेलोसिस की बात करेंगे तो यह मानव के साथ साथ पशुओं को भी प्रभावित करता है। और इसके लिए ये तीसरा फैक्ट है कि इसके लिए टीका है और टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है यह कुछ परिभाषा दे रहा है और यहाँ पर उसके संबंध में पूछा जा रहा है कि इसके संबंध में यहाँ पर दे रहा है कि यह एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें धार्मिक प्राधिकारी या धार्मिक सिद्धांत राज्य और उसकी नीतियों का सर्वोच्च सत्ता है। धार्मिक सिद्धांत, यही ध्यान रखना है कि धार्मिक सिद्धांत सर्वोच्च सत्ता है। और एक धर्मतंत्रीय व्यवस्था में धार्मिक नेता या कोई विशिष्ट धार्मिक संस्था देश पर शासन करती है। कानून एवं शासन धार्मिक सिद्धांतों या धर्म ग्रंथों पर आधारित होते हैं। यहाँ पर धार्मिक सिद्धांत से जुड़ा हुआ पूछ रहा है और किसकी व्याख्या है यहाँ पर पूछा जा रहा है। सर्वोत्तम वर्णन करता है। सर्वोत्तम वर्णन यहाँ पर दे रहा है थियोक्रेसी या फिर प्लूटोक्रेसी। थियोक्रेसी या फिर प्लूटोक्रेसी या फिर ऑटोक्रेसी या फिर डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी का संबंध तो दूर दूर से नहीं हो सकता है, कैसे कि यहाँ पर तो जनता द्वारा चुनी जाती है सरकार। ऑटोक्रेसी मतलब क्या होता है? एकात्मक व्यवस्था। जैसे अभी तो स्पष्ट रूप से जैसे किम जोंग उन को देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन ऑटोक्रेसी है। प्लूटोक्रेसी का संबंध भी इससे जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्लूटोक्रेसी में क्या होता है? प्लूटोक्रेसी एक ऐसा शब्द है जिसमें कहा जाता है कि सबसे विद्वान व्यक्ति को शासक बना दिया जाए और वो व्यक्ति ही मतलब विद्वान कोई भी हो, देश का कोई भी नागरिक जो कि सबसे विद्वान हो, हर तरीका से निपुण हो, उसी को बनाया जाए। लेकिन यहाँ पर दे रहा है थियोक्रेसी जो है, यही सही हो जाएगा आंसर। थियोक्रेसी में धर्म और धार्मिक नीति से ही देश का संचालन होता है। सबसे बड़ी शक्ति ये मतलब कि धार्मिक नियम ही होते हैं। तो थियोक्रेसी में। प्लूटोक्रेसी में सर्वोच्च विद्वान व्यक्ति को राजा बना देना। ऑटोक्रेसी में एक व्यक्ति के पक्ष में ही सारी शक्ति होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सुर्खियों में रहा SCOT मिशन निम्न में से संबंधित है। SCOT मिशन संबंधित है तो यहाँ पर दे रहा है शहरी परिवहन प्रणालियों में स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण। और यहाँ पर दे रहा है व्यावसायिक गहरे समुद्र में खनन कार्य। और इसके बाद से दे रहा है अंतरिक्ष मलबे की ट्रैकिंग और अंतरिक्ष स्थिति जन्य जागरूकता। स्कॉट मिशन का संबंध। यहाँ पर दे रहा है मानसून के पूर्वानुमान के लिए महासागरीय धारा की निगरानी। तो यहाँ पर यह भी नहीं है स्कॉट मिशन का संबंध, ना तो ये है ना तो ये है। यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्कॉट मिशन, जो कि अंतरिक्ष में जो काफ़ी मलबा हो जाता है। जितने भी अंतरिक्ष यान और उपग्रह छोड़े जाते हैं वे कुछ समय बाद जब अनुपयोगी हो जाते हैं तो वे अंतरिक्ष में घूमते रहते हैं, जिससे कि अंतरिक्ष में मलबा का निर्माण होता है, जिसे गार्बेज पैच कहते हैं इसको। तो इसी को नियंत्रित करने के लिए स्कॉट पहल की शुरुआत की गई है और यह भारत के द्वारा शुरू की गई है इसमें। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हम विचार कर लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए दे रहा है संवैधानिक राजतंत्र में सम्राट के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती है। संवैधानिक राजतंत्र में सम्राट के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती है। दूसरा नंबर दे रहा है सभी कानून विधायी निरीक्षण के साथ शाही आदेश द्वारा पारित किए जाते हैं। और इसके संदर्भ में दे रहा है कि कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये तो सही है। संविधान जैसे ही लागू होता है तो सम्राट के पास कोई वास्तविक शक्ति नहीं होती है।
और अर्थात वह भी संविधान से शक्तियाँ ले लेकर और कानून का निर्माण करता है। लेकिन जो दूसरा नंबर दे रहा है कि सभी कानून जो हैं वह विधायी निरीक्षण के साथ शाही आदेश द्वारा पारित किए जाते हैं। तो क्या यह सही होगा कि शाही आदेश द्वारा कोई कानून पारित होता है? तो यहाँ पर 2 नंबर गलती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, बी गलती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया ही है और कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय संविधान के अंतर्गत श्रेणी विधानों की अनुमति है। संविधान के अंतर्गत श्रेणी विधानों की अनुमति है। और दूसरा नंबर दे रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 14 कानून द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं, लेन देन के उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है। यहाँ पर बी नंबर तो सही है, लेकिन ए नंबर जो दे रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत श्रेणी विधानों की अनुमति है। श्रेणी विधान मतलब कि एक जाति के लिए एक प्रकार का कानून, दूसरे जाति के लिए दूसरे प्रकार का कानून, ऐसे कोई व्यवस्था है जी भारतीय संविधान में? तो यही गलती है। कथन 1 गलती है लेकिन कथन 2 सही है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर फर्स्ट नंबर कथन गलती है लेकिन 2 नंबर सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में है 13 नंबर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं। संविधान के प्रारंभ से पहले की गई संधि से उत्पन्न विवादों में उच्चतम न्यायालय को अन्य आरंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। और उसके बाद से दे रहा है ऑप्शन एक ही उच्च न्यायालय वाले राज्यों के बीच विवादों का निपटारा संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा किया जा सकता है। उसके बाद से दे रहा है किसी संवैधानिक मामलों की सुनवाई उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के माध्यम से की जा सकती है जी। तो यहाँ पर ये 3 नंबर तो ऑप्शन सही है, लेकिन यहाँ पर जो दे रहा है सही कथन पूछा जा रहा है यहाँ पर, और 1 और 2 गलती है। ऐसे यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर गलती है, केवल ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से है जी। तो यहाँ पर दे रहा है भाग 3, भाग 1, भाग 20, भाग 2। यहाँ पर सही आंसर तो यहाँ पर देख ही सकते हैं कि भाग 1 में ही भारत को राज्यों का संघ बोला गया है, लेकिन फेडरेशन की जगह यूनियन ऑफ इंडिया बोला गया है अनुच्छेद 1 में, भाग 1 में ही। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में नागरिकता के प्रमाण के रूप में पासपोर्ट गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है जी। यहाँ पर बोल रहा है भारत में नागरिकता के प्रमाण के लिए पासपोर्ट गृह मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। भारत में पासपोर्ट सामान्य तौर पर जारी होने की तिथि से 5 वर्ष से अधिक समय के लिए वैध नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गलती है। कहाँ जी तक जो पासपोर्ट जारी किया जाता है वो विदेश मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, ना कि गृह मंत्रालय द्वारा। यहाँ पर गलती हो गया। सेकंड नंबर ऑप्शन दे रहा है पासपोर्ट जारी करने के 5 वर्ष तक ही नहीं, सिर्फ यह 5 वर्षों तक नहीं रहता है, बल्कि 18 वर्ष की आयु के बाद जारी करने के बाद से यह 10 वर्षों के लिए वैध होता है। कितना? एक बार जब पासपोर्ट बन जाता है किसी व्यक्ति का, मान लीजिए कि 18 वर्ष का है, 18 वर्ष प्लस का हुआ है, पासपोर्ट बन गया, तब वह जाकर 28 वर्ष पर पुनः उसको रिन्यू कराना पड़ता है, अर्थात 10 वर्ष तक यह बना रहता है। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन भी गलती है, और यहाँ पर पूछ कर रहा है सही कौन सा है। तो यहाँ पर 1 और 2 दोनों गलती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर सरकार का प्रकार और राष्ट्र। यहाँ पर दे रहा है संवैधानिक राजतंत्र जापान में, राष्ट्रपति राज गणतंत्र ब्राजील में, एकात्मक सरकार यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पर ये तो एक तो सही है कि संवैधानिक राजतंत्र कहाँ पर है जी? तो जापान में अभी भी राजा का शासन है, अर्थात भले ही जैसे ब्रिटेन में है जो है अभी भी क्राउन बैठे हुए हैं, वैसे ही जापान में भी राजा का परिवार रहते हैं, जैसे राष्ट्रपति के तौर पर काम करते हैं, लेकिन संविधान के अनुसार काम करते हैं। संविधान लिखा गया है और संविधान के अनुसार फैसला लेती है। राजा जो होते हैं, जापान के जो राजा होते हैं, वे उस पर केवल मुहर लगाने का काम करते हैं। और यहाँ पर दे रहा है सेकंड नंबर राष्ट्रपति गणतंत्र गणराज्य, राष्ट्रपति गणराज्य, तो ब्राजील में है, 2 नंबर भी सही है। इसके बाद से दे रहा है कि एकात्मक सरकार यूनाइटेड किंगडम में, तो एकदम सही है। यहाँ पर कैसी कि यहाँ पर राज्यों को लेकर कोई विशेष बात नहीं की गई। जैसे हम लोग भारत में विभिन्न राज्य है और वे अलग अलग सरकारें बनती हैं और उनमें सब में अलग अलग कानून बन सकता है। तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में केवल एक सरकार, एक जो कि केंद्रीय स्तर पर राज्य सरकार बनती है, वही सारा कानून का बनाती है। तो यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम में वही है, तो यहाँ पर ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना जो है भारत के सभी नागरिकों को निम्नलिखित स्वतंत्रताएं प्रदान करती है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना। तो यहाँ पर सही आंसर, यहाँ पर एक बार भी अगर प्रस्तावना जो पढ़ा होगा तो एकदम सही बता सकता है। यहाँ पर सही
सही पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर सही पर, तो सब का सब यहाँ पर विचार, विश्वास और विचार और व्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, यहाँ पर धर्म भी दिया गया है, धर्म की भी बात की गई है। यहाँ पर 1 2 3 और 4 तीनों तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नक्शा परियोजना। क्या जी? तो नक्शा परियोजना के संदर्भ में विचार करना है, तो इसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्यान्वित किया जाता है। क्या जी? नक्शा परियोजना यहाँ पर दे रहा है कि आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा देखा जाता है। विश्वास दे रहा है नक्शा GIS एकीकृत भूमि डेटाबेस के निर्माण के लिए हवाई और क्षेत्रीय सर्वेक्षणों के साथ साथ ड्रोन एवं लिडार का उपयोग करता है। तो यहाँ पर 1 नंबर गलती है और 2 नंबर सही है। नक्शा परियोजना क्या है? जो कि देश भर में विभिन्न भूमिखंडों का मानचित्रण किया जा रहा है कि कौन सा भूमिखंड किस व्यक्ति का है, इसको मानचित्रण कर दिया जा रहा है, तो उसको नक्शा परियोजना कहा जाता है। और यह नक्शा परियोजना में जो है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसको संचालित नहीं किया जाता है, तो यहाँ पर किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 गलती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके संबंध में जी? पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व। यहाँ पर दे रहा है पश्चिमी घाट में अनामलाई पहाड़ियों और नेलियामपथी पहाड़ियों के संगम पर स्थित है। अनामलाई पहाड़ी और नेलियामपथी पहाड़ियों के संगम पर स्थित है। यह टोमोप्टेरना पराम्बीकुलम मेढक जैसी दुर्लभ देशज प्रजातियों के पर्यावास स्थल है। इसके पराम्बीकुलम टाइगर रिजर्व के संदर्भ में पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर दोनों के दोनों ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ब्रिटिश और भारतीय संसदीय प्रणालियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही कौन सा है? विचार करके बता देना है कि सही कौन सा है। यहाँ पर तेरा भारतीय संसदीय प्रणाली संसद की संप्रभुता के सिद्धांत पर आधारित है जी। दूसरा तो एकदम सरासर गलती है, कैसी कि भारतीय संसदीय प्रणाली संसद की संप्रभुता थोड़ी है ना, संविधान की संप्रभुता पर आधारित है, अर्थात संविधान के सर्वोच्च है और उसी के द्वारा जो लिख दिया गया और निर्णय लिया गया है। यहाँ पर संसद को कम से कम शक्ति दी गई है। यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर 1 गलती हो जाएगा। सेकंड नंबर दे रहा है भारत के विपरीत ब्रिटेन में मंत्रियों को राष्ट्राध्यक्ष के आधिकारिक कृतियों पर प्रति हस्ताक्षर करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो यहाँ पर यह भी गलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है भारत और ब्रिटेन दोनों में राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होते हैं। तो भारत में तो निर्वाचित होते हैं राष्ट्राध्यक्ष, जैसे राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, लेकिन ब्रिटेन में क्राउन है, ना कि निर्वाचित होते हैं। क्राउन मतलब कि पूर्व काल से जो राजा के वंशज चले आ रहे हैं उन्हीं के घर के लोग कोई राष्ट्राध्यक्ष बन जाता है। सी नंबर गलती, तो एक भी गलती है, दोनों A B C तीनों के तीनों गलती, तो ऑप्शन नंबर डी ऐसे ही हो जाएगा। इसको पढ़ने के छोड़ भी सकते हैं, लेकिन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर ब्रिटेन के विपरीत भारत में किसी एक व्यक्ति को मंत्री नियुक्त किया जा सकता है जो संसद का सदस्य न हो, तो यहाँ पर एकदम सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार के संदर्भ में विचार करना है। मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। यहाँ पर दे रहा है भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। उसके बाद से निशानेबाज मनु भाकर इस पुरस्कार को प्राप्त करने वालों में से एक हैं। यहाँ पर मनु भाकर जो कि एक शूटिंग चैंपियन है, ये बोल रहा है कि मनु भाकर, यहाँ पर मनु भाकर को, इसका अर्थ है कि मनु भाकर को भी यह पुरस्कार मिल चुका था। यहाँ पर बी नंबर भी सही है और ए नंबर भी सही है। भारत का पहले इसको क्या कहा जाता था? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कहा जाता था, लेकिन 2024 में इसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार कर दिया गया। यहाँ पर ए और बी दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मनु भाकर को मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड मिल चुका है। और ये किस लिए मिला है जी? तो इस बार जो पेरिस में ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने मनु भाकर ने तीरंदाजी में ही दो पदक जीते थे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान ने सभी नागरिकों को संगम या संघ बनाने का अधिकार दिया है, लेकिन स्वतंत्र राज्य द्वारा अधिरोपित कुछ यथोचित प्रतिबंधों के अधीन है। ये प्रतिबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित हो सकते हैं? यहाँ पर तेरा भारत की संप्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था, नैतिकता। यहाँ पर क्या चुनना है जी? तो सही कथन का चुनाव करना है। सही कथन का चुनाव करना था। यहाँ पर भारत की संप्रभुता, यहाँ पर सभी के सभी कथन सही हो जाएंगे जी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक तो सही है कि भारत की संप्रभुता अखंडता है ही, उसके बाद से लोक व्यवस्था का बात है ही, और उसके बाद से नैतिकता भी जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक नैतिकता का अंतिम व्याख्याता है? संवैधानिक नैतिकता का अंतिम व्याख्याता यहाँ पर तेरा निर्वाचित कार्यपालिका, विधायिका, इसके बाद से सिविल सेवाएं, न्यायपालिका। संवैधानिक नैतिकता का अंतिम व्याख्याता है
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर कोई भी संवैधानिक प्रश्न उठता है, कोई बात संवैधानिक है या फिर असंवैधानिक, इसका निर्णय कौन करता है? तो अंतिम व्याख्याता के रूप में, इसके बाद से कोई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर अंतिम व्याख्याता को सर्वोच्च न्यायालय ही है संविधान का अंतिम व्याख्याता, और इसे संविधान का प्रहरी भी कहा जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया है, कितनी बार किया गया? यहाँ पर दे रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन कब किया गया है, कितनी बार? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर दे रहा है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 बार संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में संशोधन किया जा चुका है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर कौन कौन सा संशोधन किया गया है जी? तो अनुच्छेद 19 में सबसे पहले बालकों के स्वास्थ्य विकास के अवसर सुनिश्चित करना। 1976 में सबसे व्यापक संशोधन कब किया गया था? तो 1976 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको संशोधन किया गया था। 1976 में। और इसमें क्या किया गया था जी? तो बालकों के स्वास्थ्य सुधार सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 39 में संशोधन किया गया था 1976 42वें संविधान संशोधन में। और दूसरा उसी समय किया गया था, अनुच्छेद 39 का ए लिखा गया, 39 का ए, निःशुल्क विधिक सहायता की बात की गई। अब जितने भी गरीब लोग हैं और न्याय पाने में सक्षम लोग हैं उनके लिए निःशुल्क विधिक सहायता 1976 में जोड़ी गई। उसके बाद से 43 का ए इसी समय जोड़ा गया, 43 अनुच्छेद 43 का ए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही जोड़ा गया था। इसमें क्या था जी? उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भागीदारी सुनिश्चित की गई, अर्थात कोई भी उद्योग लग रहा है, मान लीजिए कि ये उद्योग है, यहाँ पर लग रहा है, तो इसके पहले का सिद्धांत था? पूंजीवादी सिद्धांत में था, जो उद्योगपति लगाया है वही इसका जिम्मेदार है और इसका लाभ वो अपने अनुसार बांट सकता है। लेकिन यहाँ पर 1976 में संशोधन करके कहा गया कि नहीं, ये जो है इसमें जो कंपनी लगा है इसमें काम करने वाले कर्मचारियों का भी योगदान बराबर का होना है। और उसके बाद से 3 को संशोधन तो ये हो गया। उसके बाद से पर्यावरण संरक्षण संवर्धन के लिए अनुच्छेद 48 का ए इसी समय जोड़ा गया था। और उसके बाद अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर दे रहा है भारतीय संविधान ने असममित संघवाद की अवधारणा को अपनाया है। भारतीय संविधान ने असममित संघवाद की अवधारणा को अपनाया है। असममित संघवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से निम्नलिखित के कारण उत्पन्न होती है? क्या जी? असममित संघवाद की अवधारणा किसके कारण उत्पन्न होती है? तो यहाँ पर केंद्र सरकार को दी गई आपातकालीन शक्तियों के संदर्भ में, राज्यपालों की नियुक्ति करने की केंद्र सरकार की शक्ति, उसके बाद से 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों पर केंद्र सरकार का अधिकार, उसके बाद से विभिन्न राज्यों की परिस्थिति के बीच संवैधानिक रूप से अंतर्निहित भिन्नता। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। यहाँ पर असममित संघवाद का विभिन्न राज्यों की परिस्थितियों के बीच संवैधानिक रूप से अंतर्निहित भिन्नता, अर्थात पूर्वोत्तर राज्यों के साथ विशेष व्यवहार किया जाता है क्योंकि वे पिछड़े हैं। असममित संघवाद का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर मान लीजिए कि एक देश है, यहाँ पर कुछ विभिन्न राज्य में बटा हुआ है, तो यहाँ पर सममित संघवाद का अर्थ होता है कि सभी राज्यों को एक जैसा, अर्थात लोकसभा में भी उतने ही सीट बराबर मिलते हैं, राज्यसभा में बराबर सीट मिल जाए। जैसे कि अमेरिका में है तो वहाँ पर क्या है, जितने राज्य हैं उन्हीं के अनुपात में लोकसभा और राज्यसभा, उच्च सदन और निम्न सदन में समान अनुपात के अनुसार सीटों का बंटवारा किया गया। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। बड़े राज्यों के साथ इनको ज़्यादा लोकसभा सीट मिला है, और वहीं पर विकसित अर्थव्यवस्था के अनुसार देखें तो विकसित जो राज्य हैं उनको कम संसाधन दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, वहीं पर जो छोटे और कमजोर राज्य हैं उनको ज़्यादा वित्त दिया जाता है। इसी को असममित संघवाद कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसकी व्याख्या करता है, तो ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है विचार करना, निम्नलिखित तत्वों पर विचार करना। तो विचार कर लेते हैं। चंपकई दोराई राजन निर्णय में, चंपकम दोराई राजन निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने यह घोषित किया कि नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के अधीन होने चाहिए। तो उसके बाद से मिनर्वा मिल्स निर्णय ने अनुच्छेद 14 और 19 को नीति निर्देशक तत्वों के अध्याय के अधीन कर दिया। यहाँ पर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल एक सही है कि चंपकई दोराई राजन निर्णय में ही उच्चतम न्यायालय ने यह घोषित कर दिया था कि नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकारों के अधीन है। लेकिन यहाँ पर ये बी नंबर जो दे रहा है, यहाँ पर यह गलती है कि मिनर्वा मिल्स बाद में ऐसा नहीं कहा था कि अनुच्छेद 14 और 19 नीति निर्देशक तत्व के ही अधीन है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर केवल एक सही हो जाएगा। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? सही। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। कौन से नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है? यहाँ पर दे रहा है सामान्य। सबसे पहले विचार ध्यान देना है कि नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत क्या है। मतलब कि यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व उस समय तो लिख दिए गए थे, लेकिन बाद में इसको 3 सिद्धांतों के अनुसार बांटा गया है। एक होता है समाजवादी, अर्थात कई सारे ऐसे नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि समाजवाद के सिद्धांत पर आधारित हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि उदारवाद पर आधारित हैं। कुछ ऐसे भी नीति निर्देशक तत्व हैं जो कि उदारवादी सिद्धांत पर आधारित हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि गांधीवाद से प्रभावित हैं। गांधीवाद अर्थात जो
अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर किसके अनुसार पूछा जा रहा था, गांधीवादी के अनुसार कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर समान न्याय को बढ़ावा देना और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, ये क्या यह गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार है जी? तो नहीं, ये इस गांधीवादी नहीं बल्कि समाजवादी सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। गरीबों को निःशुल्क सहायता देना समाजवादी सिद्धांत के अनुसार है। अब यहाँ पर दे रहा है लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, पोषाहार और जीवन स्तर को ऊंचा उठाना की भी समाजवाद से ही जुड़ा हुआ है, ना कि गांधीवाद से। यहाँ पर दे रहा है ग्राम पंचायतों का गठन, गांधी जी क्या कर रहे थे, स्थानीय शासन, ग्राम पंचायतों का गठन, ये सब गांधी जी से जुड़ा हुआ बात है। तो ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 3 सही है। तो यहाँ पर दे कौन रहा है, यहाँ पर केवल 3 दिया जा रहा था, ऑप्शन नंबर केवल 3 ही सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट है एक संवैधानिक लोकतंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संविधानवाद के सिद्धांत का उल्लंघन करता है? संविधानवाद के सिद्धांत का उल्लंघन, विधियों का न्यायिक पुनरावलोकन, स्थानीय सरकारों को शक्तियों का प्रत्यायोजन, विधायिका को दरकिनार करके विधि निर्माण के एकमात्र उपाय के रूप में कार्यकारी अध्यादेश का उपयोग करना। उसके बाद यहाँ पर दे रहा है संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से संविधान में संशोधन करना। संवैधानिक लोकतंत्र के संदर्भ में यही सही, ऑप्शन नंबर सी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं कैसी की है, परिभाषा देवे किया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है संवैधानिक उपचार के अधिकार के संदर्भ में विचार करना। तो विचार कर लेते हैं संवैधानिक उपचार, अनुच्छेद 32 से जुड़ा हुआ। यहाँ पर मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जाएगा। और ऑप्शन नंबर बी दे रहा है, स्टेटमेंट नंबर 2 दे रहा है कि उच्चतम न्यायालय मूल अधिकारों का रक्षक एवं गारंटर है। और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सही कथन पूछा जा रहा है। सबसे पहले इसी पर ध्यान दे दीजिए कि क्या ये सही हो सकता है जी? मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु उच्चतम न्यायालय में जाने का अधिकार निलंबित किसी भी स्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। इसको तो पहले ही व्याख्यायित किया जा चुका है कि सर्वोच्च न्यायालय में पहले आपको कोई भी फैसला के विरुद्ध जाना है, कोई भी हाई कोर्ट से या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई फैसला दिया है, और आपको अगर सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो यहाँ पर सबसे पहले जरूरी है कि वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ती है। तभी जाकर, अगर अनुमति सुप्रीम कोर्ट दे तभी जाकर कोई भी याचिका दायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर दे रहा है कि अनिवार्य है, निलंबित नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर 1 गलती हो जाएगा, लेकिन 2 सही है। मूल अधिकारों का रक्षक कौन है जी? तो उच्चतम न्यायालय ही है। यहाँ पर सही कौन सा है जी? 1 गलती है, दूसरा सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक कथन एक सही नहीं है, किंतु कथन डी सही है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जापान, मैक्सिको या फिर ब्राजील, यहाँ पर इंडोनेशिया। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। कुछ ही समय पहले ही एक तो क्वेश्चन था संवैधानिक राजतंत्र वाला से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था, उसी में दिया गया था कि यहाँ पर राजा का शासन है, अर्थात राजा अभी भी हैं, लेकिन फैसला भले ही नहीं लेते हैं, लेकिन संविधान के अनुसार सारे कानून बनते हैं और राजा उन पर केवल सील और मुहर लगाने वाला रह देता है और वंशानुगत है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, चार्टर अधिनियम 1853 के संदर्भ में विचार करना है। चार्टर अधिनियम 1853 विचार करना चाहिए। इसने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जी, चार्टर अधिनियम 1853। उसके बाद दे रहा है इसने सिविल सेवकों के चयन एवं भर्ती की एक खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की थी। और उसके बाद से दे रहा है कि इसने पहली बार गवर्नर जनरल की काउंसिल के विधायी और कार्यकारी कार्यों को पृथक कर दिया। और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है जी? सही ऑप्शन, सही का आंसर 32 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर सही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि 1 नंबर क्या सही है जी? यहाँ पर 1 नंबर गलती है कि बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल कब बनाया गया था? 1833 में बनाया गया था, ना कि 53 में। यहाँ पर 1 नंबर गलती है। लेकिन दूसरा नंबर जो दे रहा है कि सिविल सेवकों को चयन एवं भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली शुरू की थी, यहाँ पर 2 नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 दे रहा है गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधायी और कार्यकारी कार्यों का पृथककरण किया गया था, ऑप्शन नंबर सी भी सही है। यहाँ पर 2 और 3 सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 निर्देशक तत्वों को कानूनी रूप से अपरिवर्तनीय बनाया था। तो एकदम सही है कि कानूनी रूप से अपरिवर्तनीय। इसका अर्थ क्या है कि जो नीति निर्देशक तत्व में जो भी सिद्धांत, जो भी कानून लिखे गए हैं, उसको ले जाकर न्यायालय में ये नहीं कहा जा सकता कि राज्य में यह नहीं है। जैसे कि मान लीजिए कि अनुच्छेद 40 में आर्टिकल 40 में क्या लिखा हुआ है कि पंचायतों के संदर्भ में कहा गया है। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि 1947 में इसको लिखा गया, 1947-50 के बीच में लिखा गया। 15 अगस्त 1950, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उस समय से लेकर 1993 तक यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं था, अर्थात कोई भी नहीं जाकर कह सकता था कि हमारे गांव या फिर पंचायत में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है।
अर्थात कानूनी रूप से परिवर्तनीय नहीं था, भले ही पंचायत की बात 1950 में ही स्वीकार कर ली गई थी। यहाँ पर यह कथन सही हो जाता है। और दूसरा नंबर दे रहा है भारत के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। भारत के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे, यह भी एक कारण है जिसके कारण इसे परिवर्तनीय नहीं बनाया गया था भारतीय नीति निर्देशक तत्वों को। ऑप्शन नंबर 3 है देश में व्यापक विविधता और पिछड़ापन विद्यमान था। यह भी कारण था जिसके कारण व्यापक विविधता और पिछड़ापन विद्यमान था। इसी को यदि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को अगर परिवर्तनीय बनाया जाता तो यह लागू होने में असक्षम हो जाता, इसीलिए कहा इसे कि व्यापकता विविधता और पिछड़ापन विद्यमान था। यहाँ पर तीनों के तीनों ऑप्शन सही है और एक दूसरे की व्याख्या से भी संबंधित है, तो इसीलिए यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 और 3 दोनों सही हैं और कथन एक की व्याख्या भी करते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत संघ पद के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या शामिल है। भारत संघ पद के अंतर्गत क्या शामिल है, तो यहाँ पर भारत संघ में देखना है। यहाँ पर दे रहा है राज्य, उसके बाद से दे रहा है केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद से वे क्षेत्र जिन्हें भारत भविष्य में अधिग्रहण कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो सही है कि भारत के जितने भी राज्य हैं वे भारतीय संघ के अंतर्गत आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो केंद्र शासित प्रदेश दे रहा है ये भारतीय संघ के अंतर्गत नहीं आते हैं और ना ही भविष्य में अधिग्रहित किए जाने वाले क्षेत्र शामिल हैं। ये दोनों किस में आते हैं, ये तो भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य आ जाते हैं, लेकिन ये तीनों के तीनों किस में आते हैं, तो भारतीय राज्य क्षेत्र इसको कह सकते हैं। अगर सबको मिला दिया जाए तो भारतीय राज्य क्षेत्र कहा जा सकता है इनको। तो देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर केवल एक सही है, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सही कथन का चयन करना है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है क्या पूछा जा रहा है, सही या फिर गलत, तो यहाँ पर गलत पूछा जा रहा है, सही नहीं, तो गलत कथन को दिखना है। यहाँ पर दे रहा है संसद भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन से संसद जो है मुख्य न्यायाधीश के अनुमोदन से दिल्ली के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान या स्थानों को उच्चतम न्यायालय की पीठ के रूप में नियुक्त कर सकता है। यहाँ पर क्या दे रहा है जी कि दिल्ली के अतिरिक्त दे रहा था, यहाँ पर यह गलती है। उच्चतम न्यायालय की पीठ की नियुक्ति कर सकता था, यह गलती है। कैसे दिल्ली के अतिरिक्त, दिल्ली को छोड़ के बात कर रहा था, दिल्ली में भी तो किया जा सकता है उच्च न्यायालय का गठन, और तो इसलिए यह गलती हो जाएगा। उसके बाद से दे रहा है संसद को, दूसरा फर्स्ट नंबर तो गलती हो गया। यहाँ पर दूसरा नंबर दे रहा है संसद को सामान्यतः उच्चतम न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। यहाँ पर दे रहा है संसद जो है उच्चतम न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया निर्धारित कर सकती है जी, तो एकदम सरासर गलती है। यहाँ पर कहा कि अगर ऐसा कुछ अगर संविधान में लिखा होता और ऐसा कुछ होता तो यह कार्यपालिका का न्यायपालिका में हस्तक्षेप मान लिया जाता है। तो यहाँ पर लेकिन भारत में न्यायपालिका का स्वतंत्र रखा गया, इसीलिए यह ऑप्शन गलती हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों के दोनों ऑप्शन गलती है। क्या पूछा जा रहा है, कौन सा सही नहीं है, तो दोनों के दोनों सही नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसे शासक की व्यवस्था करती है जो पूर्ण शक्ति रखता है लेकिन उसका प्रयोग इस प्रकार करता है जिससे लोगों का लाभ हो और उनके कल्याण को बढ़ावा मिले। यहाँ पर दे रहा है निरंकुशता या फिर लोकतंत्र या फिर परोपकारी निरंकुशता या फिर संविधानवाद। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परोपकारी निरंकुशता। जैसे कि ब्रिटेन में ही एक तरह से देखा जा सकता है कि ब्रिटेन में कोई भी अन्य चुनाव मतलब राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है, वंशानुगत ही होता है, लेकिन कल्याण को पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, तो विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है भारतीय संघ विनाशशील राज्यों का अविनाशी संघ है। भारतीय संघ जो है विनाशशील राज्यों का अविनाशी संघ है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। और इसके बाद से दे रहा है भारत का संविधान जो है संसद को राज्यों की सहमति के बिना उनके क्षेत्र में परिवर्तन करने का अधिकार देता है, जबकि अमेरिका में मौजूदा राज्यों के क्षेत्र में परिवर्तन करने से संबंधित राज्यों की सहमति आवश्यक है। तो यहाँ पर ये एकदम सही है। यह तो लिखा ही गया है कि भारत जो है मतलब कि राजनीतिक रूप से स्वीकार किया गया कि भारत विनाशशील राज्यों का, अर्थात क्या है कि राज्यों को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। केंद्र जो है राज्यों को कभी भी समाप्त कर सकती है, कभी भी समाप्त कर सकती है और क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन कर सकती है, तो इसीलिए इसको विनाशशील राज्य कहा जाता है। और अविनाशी संघ मतलब कि संघ का विनाश कभी नहीं हो सकता है, कोई भी राज्य चाहे तो संघ से अलग होने की शक्ति नहीं रखता है, तो इसीलिए यह एकदम सही है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में यह भी सही है कि अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ, अर्थात न तो राज्य खत्म होते हैं, भारत में राज्य कभी भी खत्म किया जा सकते हैं, लेकिन अमेरिका में न तो राज्य समाप्त किया जा सकता है न ही संघ समाप्त किया जा सकता है। दो बातें अमेरिका में है। और ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट सेकंड दे रहा है संसद राज्यों की सहमति के बिना, तो यह लिखा ही गया है अनुच्छेद 2 और 3 में कि राज्यों की सहमति के बिना भी क्षेत्रों में परिवर्तन किया जा सकता है। और अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में राज्य की सीमा में परिवर्तन है, कुछ भी परिवर्तन करना हो राज्य के संबंध में तो पूछना पड़ता है। यहाँ पर 2 नंबर भी सही है, 1 और 2 दोनों सही और एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अब दे रहा है क्वेश्चन नंबर 38 में संविधान के अनुच्छेद 23 के तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शोषण के विरुद्ध अधिकार यह दे रहा है, यह आर्थिक परिस्थितियों की मजबूरी से उत्पन्न बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। उसके बाद से दे रहा है इस अनुच्छेद 23 के संदर्भ में बात किया जा रहा है। और इसके अब है संसद को अनुच्छेद 23 के प्रावधानों को लागू करने के लिए अभी कानून बनाना बाकी है। अर्थात इसका संदर्भ है कि अभी तक संसद ने अनुच्छेद 23 के लिए कोई कानून बनाया नहीं है। यह राज्य को अवैतनिक अनिवार्य सेवाएं लागू करने की अनुमति देता है। अर्थात इसका तात्पर्य है यह राज्य को अवैतनिक अनिवार्य सेवाएं लागू करने की अनुमति देता है जी। यहाँ पर ये तो एकदम सही है कि आर्थिक रूप से यह आर्थिक परिस्थितियों की मजबूरी से उत्पन्न बलात् श्रम पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 23 है ही बलात् श्रम का जबरन बलात् श्रम पर मतलब बलात् श्रम पर निषेध से संबंधित है अनुच्छेद 23। शोषण के विरुद्ध अधिकार का एक अंग है। अनुच्छेद 23 और 24 क्या है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार का एक शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है। तो इसमें से एक है अनुच्छेद 23 जो है कि यह कहा देता है कि बलात् श्रम नहीं कराया जा सकता। और अनुच्छेद 24 का करता है, तो 24 देता है कि 14 वर्ष से कम के बच्चों से बलात् श्रम नहीं कराया जा सकता और खतरनाक उद्योगों में काम नहीं लिया जा सकता। यहाँ पर एक नंबर सही है। और दूसरा नंबर कह रहा है कि अभी कानून बनाना बाकी है। तो एकदम सही है कि ये कानून बनाना बाकी है, मतलब कि कानून अभी बना है, बहुत सारे कानून बने हैं महिला श्रम से संबंधित, औद्योगिक श्रम संहिता जैसे कई कानून बने हैं, लेकिन फिर भी अभी यह व्यापक क्षेत्र है, इस पर अभी कई क्षेत्रों में कानून बनाने बाकी है। तो 2 नंबर भी सही है। लेकिन 3 नंबर कह रहा है यह राज्य को अवैतनिक अनिवार्य सेवाएं लागू करने की अनुमति देता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये इसके रोकता है कि अवैतनिक अनिवार्य सेवा कभी लागू किया जा सकता है नहीं। तो यहाँ पर सही कथन पूछा जा रहा था, 1 और 2 सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। केवल 2 ही कथन सही है। अब नेक्स्ट है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा है पुरस्कार और आयोजन निकाय, यहाँ पर दे रहा है वर्ल्ड फूड प्राइज, और उसके सामने दे रहा है वर्ल्ड फ्रूट प्राइज फाउंडेशन, यहाँ पर दे रहा है। अब नेक्स्ट है वर्ल्ड फ्रूट प्राइज, मतलब कि वर्ल्ड विश्व खाद्य पुरस्कार इसको बोलते हैं। और यह किसके द्वारा दिया जाता है जी, यहाँ पर दे रहा है कि वर्ल्ड फूड प्राइज फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। दूसरा नंबर दे रहा है वर्ल्ड फूड प्लेनेट प्राइज द्वारा किसके द्वारा दिया जाता है जी, यहाँ पर दे रहा है कर्ट फर्गफोर्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और उसके बाद से दे रहा है कि विश्व कृषि पुरस्कार IFAT द्वारा दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर एक नंबर तो सही है जी कि वर्ल्ड फ्रूट फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। और उसके बाद से दे रहा है कि यहाँ पर फूड प्लेनेट प्राइज कर्ट बर्ग फोर्स फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है, यह भी सही है। लेकिन जो तीसरा नंबर दे रहा है विश्व कृषि पुरस्कार, तो यहाँ पर IFAT द्वारा दिया जाता है, तो यह गलती है। कैसे कि यह IFAT द्वारा नहीं दिया जाता है, बल्कि यह वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज जो है, यहाँ पर यह विश्व कृषि पुरस्कार से संबंधित यहाँ पर IFAT द्वारा नहीं दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 ये गलती हो जाएगा। तो 1 और 2 सही है, तो केवल यहाँ पर 2 सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जलवायु जोखिम सूचकांक यहाँ पर दे रहा है UNEP, IPCC, WMO या फिर जर्मन वॉच। यहाँ पर यह एकदम फैक्चुअल क्वेश्चन है और कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, PCS लेवल पर कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह जर्मन वॉच द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय क्षेत्र का किसी विदेशी राज्य को हस्तांतरण किस संबंध में पूछा जा रहा है जी, तो इसका संदर्भ का है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि उपर्युक्त में से संसद की कितनी शक्तियां जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अंतर्गत शामिल नहीं है। संसद की कितनी शक्तियां जो है अनुच्छेद 3 के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो यहाँ पर दे रहा है कि भारतीय क्षेत्र का किसी विदेशी राज्यों को हस्तांतरण, उसके बाद से दे रहा है किसी राज्य क्षेत्र को पृथक कर एक नए राज्य का गठन, और तीसरा नंबर दे रहा है किसी राज्य की सीमाओं में अपरिवर्तन, और उसके बाद से दे रहा है किसी राज्य क्षेत्र की क्षेत्रफल में वृद्धि। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, कौन सा शामिल नहीं है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत कौन सा शामिल नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये तो 3 को तो सही लग रहा है कि 3 को हो सकता है कि परिवर्तन, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि विदेशी राज्यों को हस्तांतरण किया जाए। विदेशी राज्यों को बहुत सारे क्षेत्र हस्तांतरण किए गए हैं, जैसे मान लीजिए कि बांग्लादेश को ही 100वें संविधान संशोधन के तहत कुछ क्षेत्र दिए गए, 117 क्षेत्र दिए गए हैं, लेकिन क्षेत्र दिए गए हैं तो अनुच्छेद 3 के तहत नहीं किए गए हैं। भले ही क्षेत्र दिए जाते हैं, लेकिन इसके लिए विशेष बहुमत वाले संशोधन की आवश्यकता होती है, संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है, तब जाकर कोई भी भारतीय क्षेत्र किसी विदेशी राज्य को दिया सकता है। लेकिन अनुच्छेद 3 का कहता है तो कोई भी ऐसा संशोधन जो राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करता है उसमें साधारण बहुमत से उसको पारित किया जा सकता है। लेकिन और संविधान संशोधन भी नहीं माना जाता है, लेकिन इतना आसानी से अगर राज्यों को क्षेत्र दिया जाने लगा दूसरे देशों को, तो ये तो बवाल ही हो जाएगा। तो यहाँ पर एक नंबर गलती है, बाकी तीनों के तीनों सही है। पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा सही नहीं है जी, ऑप्शन किस रूप में दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है केवल 1 हो जाएगा
केवल एक ही है जो 1 नंबर है जो कि सही नहीं है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के संदर्भ में विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन एक समुद्री सुरक्षा पहल है जिसमें भारत और खाड़ी क्षेत्र उनके निकटतम पश्चिमी पड़ोसी देश शामिल हैं कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में। और उसके बाद से दे रहा है ऑप्शन बी नंबर सेकंड स्टेटमेंट दे रहा है, भाई CSC अपने सदस्य देशों के बीच समुद्री सुरक्षा आतंकवाद निरोध क्या कहा, 1 नंबर समुद्री सुरक्षा, दूसरा नंबर आतंकवाद रोध, तीसरा नंबर साइबर सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है। तो यहाँ पर क्या बताना है जी, तो सही कथन का चयन करना है, सही कथन का चयन करना, गलत का नहीं। तो यहाँ पर बोल रहा है जो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन समुद्री सुरक्षा पहल है, ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन भारत और खाड़ी क्षेत्र की बात करते रहते हैं, यहाँ पर गलती है। यहाँ पर खाड़ी क्षेत्र का बात ही नहीं आता। खाड़ी क्षेत्र तो इधर पश्चिम एशिया को कहा जाता है, जिसमें सऊदी अरब UAE कतर ओमान ये सब शामिल हैं, तो उनको यहाँ पर इसमें रखा जाता है। लेकिन कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन में सिर्फ क्या है, तो भारत है, श्रीलंका है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है, कोलंबो में जो बैठक हुई थी उसी को लेकर कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन शुरू हुआ था। भारत, श्रीलंका, मालदीव शामिल है, उसके बाद से बांग्लादेश तत्काल में शामिल हुआ है, इतने ही देश शामिल है, अरब और खाड़ी क्षेत्र। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए स्टेटमेंट 1 गलत है, केवल 2 सही है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा जी, यहाँ पर सही है, यहाँ पर सही स्टेटमेंट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरिस AI शिखर सम्मेलन, पेरिस AI शिखर सम्मेलन के संदर्भ में विचार करना था, विचार कर लेते हैं। पेरिस AI शिखर सम्मेलन 2025 विचार करना है। यहाँ पर दे रहा है इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य जो था विशेष रूप से वैश्विक दक्षिण के लिए समावेशी और मानव केंद्रित कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास को बढ़ावा देना था, या फिर उसके बाद से दे रहा है कि इसमें सभी प्रतिभागी देशों के लिए एक एकीकृत कृत्रिम बुद्धिमत्ता नियामक ढांचा को अपनाने की अनिवार्य किया गया। यहाँ पर 1 नंबर तो सही है कि पेरिस AI सम्मेलन में यही उद्देश्य यही था कि समावेशी और मानव केंद्रित AI का विकास किया जाए, अर्थात जिसमें मानव का भी विकास हो। ऐसा नहीं केवल मशीनों का ही विकास होते चल जाए, मशीनों का विकास कुछ इस तरह से किया जाए जिससे कि मानव जीवन सुलभ हो सके, मानव की पीढ़ियों को बचाया जा सके, चिकित्सा में विज्ञान सभी क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जा सके, समावेशिता पूर्वक। लेकिन दूसरा नंबर जो दे रहा अनिवार्य किया गया, तो ऐसा अभी अनिवार्य बात तो अभी तो कहीं विश्व में हुई ही नहीं है। तो यहाँ केवल ऑप्शन नंबर ए सही है, ऐसे सही पूछा जा रहा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोल रहा है जी, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र विचार करना है। तो यहाँ पर दे रहा है यह एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें नागरिकों की ओर से निर्णय लेने हेतु निर्वाचित प्रतिनिधि कार्य करते हैं। और उसके बाद से दे रहा है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नीतियां और कानून भाग लेने वाले अधिकांश नागरिकों की प्राथमिकताओं के आधार पर बनाए जाते हैं। यहाँ पर 1 नंबर 2 नंबर तो सही है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र यही है कि नीतियां और कानून अधिकांश नागरिक भी सहमति होते हैं तब जाके कानून पारित होता है। जैसे कि मान सकते हैं कि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र माना जाता है, जहाँ पर जब भी संसद कोई भी मान लीजिए केंद्रीय विधायी निकाय कानून बनाती है तो उसको जनता के अनुमति के लिए रखती है, और जनता जब अनुमोदन कर देती है कि हाँ एकदम ठीक है, मतलब बहुमत से अनुमोदन कर देती है, तब जाके कानून बनता है। तो इसको प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधि काम करते हैं सिर्फ, तो यह गलती है। यहीं पर सामने परिभाषा है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कि जनता भी काम करती है कानून बनाने में, केवल निर्वाचित प्रतिनिधि ही काम नहीं करते हैं। यहाँ पर दे रहा है केवल निर्वाचित प्रतिनिधि, केवल तो नहीं लिखा है, फिर भी यह गलती हो जाएगा। यहाँ पर केवल सही का पूछा जा रहा है, सही, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूल अधिकार है? यहाँ है मूल अधिकार कौन सा है? तो डिजिटल पहुंच, मातृत्व अवकाश, टीकाकरण से इनकार, टीकाकरण से इनकार। तो यहाँ पर सही आंसर तो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत तीनों के तीनों आते हैं, डिजिटल पहुंच, मातृत्व अवकाश और टीकाकरण। भले ही 21 जब पढ़ा जाता है अनुच्छेद 21 को, तो यहाँ पर केवल निजता का अधिकार सामने छोटा सा आता है, निजता का अधिकार, शरीर एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, यही 2 बात लिखा जाता है। लेकिन वास्तव में देखा जाता है यह सबसे व्यापक, संविधान का सबसे व्यापक कोई आर्टिकल कहा जाए तो वह है अनुच्छेद 21। अभी तक न्यायालय क्या संसद या न्यायालय भी आज तक पूर्णतः इसको परिभाषित नहीं कर सकी है। इससे लेकर हजारों कानून बनाए जा चुके हैं और इसको अभी तक पूर्णतः पालन नहीं हुआ, लगातार इसकी न्यायालय द्वारा व्याख्या की जाती है। तो सबसे व्यापक अगर कहीं पर पूछ दे सबसे व्यापक अनुच्छेद किसको कहते हैं, तो अनुच्छेद 21 को। यहाँ पर तीनों के तीनों शामिल है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, सही। तो यहाँ पर तीनों के डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नागरिकता के प्रावधानों के संदर्भ में नागरिकता के प्रावधान की बात कर रहा है, विचार करना है। यहाँ पर दे रहा भारतीय संविधान में भारत की नागरिकता प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रियाएं निहित है।
भारत के संविधान में भारत की नागरिकता प्राप्त करने की विस्तृत प्रक्रियाएं निहित है जी। और उसके बाद से दे रहा है भारतीय संविधान का भाग 2 भारत में नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। यहाँ पर कह रहा है कि विस्तृत प्रक्रियाएं शामिल है। सबसे बड़ी बात है, भले ही देखने में लग सकता है कि भारत में संविधान के नागरिकता के लिए कुछ ना कुछ बात की गई है, लेकिन विस्तृत यहाँ पर जो दे रहा है, यहाँ पर विस्तृत कुछ कानून नहीं बनाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक तो केवल अनुच्छेद 1947 के विधियों के 1947 और 1950 के बीच में जो व्यवस्था स्थापित थी उसके अनुसार बनाए गए हैं। और केवल अनुच्छेद 10 और 11 में देख सकते हैं कि यह थोड़ा सा व्याख्या करते हैं और संसद को सारा काम सौंप देते हैं। किसको जी सौंपते हैं जी? तो संसद को सारा काम जो सौंप देते हैं, तो अब जाके नागरिकता की व्याख्या कहता है कि संसद जो है नागरिकता की व्याख्या कर सकते हैं, नागरिकता के संबंध में कानून बना सकते हैं, लेकिन व्याख्या कहीं पर भी व्यापक नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए तो एक दूसरा गलती है। दूसरा नंबर दे रहा भारतीय संविधान का भाग 2 भारत में नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है। एकदम सही है कि भाग 2 में है ही। एक में संघ राज्य क्षेत्रों का नाम और परिवर्तन है, दूसरे में नागरिकता की बात है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित पर विचार कीजिए, विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दे रहा त्याग, समाप्ति, वंचन। वास्तव में इसको देखना, उपयुक्त में से नागरिकता खोने की कितनी विधियां नागरिकता अधिनियम 1955 में उपबंधित है। सबसे पहला नागरिकता अधिनियम कब बना था जी? तो 1955 में बना था। इसमें कौन कौन सी बातें शामिल की गई थी जी? यहाँ पर दे रहा त्याग, कैसे नागरिकता त्यागी जा सकती है, इसकी बात तो थी, एक नंबर सही है। समाप्ति, यह भी सही है कि समाप्ति की बात थी, लेकिन यहाँ पर वंचना का बात उस समय नहीं था। अभी 1955 में वंचना का तात्पर्य अभी नहीं आया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये गलती हो जाएगा। एक और 2 सही है, और केवल तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? सही पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2 सही है। सॉरी, वंचना की भी बात की गई थी। वंचना मतलब क्या होता है कि निकाल देना। वंचना का तात्पर्य क्या होता है जी? तो किसी व्यक्ति को वंचित कर देना। वंचना शब्द थोड़ा सा टफ हो गया, तो यहाँ पर वंचना मतलब किसी को वंचित कर देना। मान लीजिए कोई नागरिक है, हम आप नागरिक हैं, लेकिन कोई ऐसा काम कर दे जिसके तहत देश का मतलब देश का कानून के तहत हमको देश से निकाला दे दिया जाए, तो उसको वंचना को बोलते हैं। तो उस समय भी ये शामिल था, वर्तमान में भी है, उस समय भी था। ऑप्शन नंबर बी नहीं बल्कि सी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संजना एक प्राइवेट सिटीजन है, यह भी नागरिकता से संबंधित है। संजना एक प्राइवेट सिटीजन है, उसके पास आरटीओ अधिकारी के पद के लिए आवश्यक कोई अर्हता नहीं है। आरटीओ अधिकारी के लिए अर्हता नहीं है, इसके बावजूद वह इस पद को ग्रहण करती है, पद को ग्रहण कर लेती है। न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिट संजना के विरुद्ध जारी किया जा सकता है जिससे उसके उस प्राधिकार का प्रश्न चिन्ह उठाया जा सके जिसके आधार पर उसने आरटीओ अधिकारी के पद का नियंत्रण अधिकार किया था। और देखिए यहाँ पर इतना बड़ा परिभाषा दिया हुआ है, यहाँ पर इतना बड़ा परिभाषा की जरूरत है भी नहीं, चाहे समझने के लिए हो भी सकता है, लेकिन एक बार पढ़े होंगे जो तो वो बता सकते हैं कि यहाँ पर नीति निर्देशक तत्व जो पढ़ेंगे बता सकते हैं कि यहाँ पर तेरा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा। तो यहाँ पर सही आंसर तो अधिकार परीक्षा हो जाए। अधिकार परीक्षा का अर्थ ही होता है, यहाँ पर एक एक करके समझ लेते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब कि बंदी को या फिर किसी भी कैदी को न्यायालय में लाना, बंदी प्रत्यक्षीकरण। परमादेश, आदेश दिया जाता है, न्यायालय द्वारा एक आदेश दिया जाता है कि काम जल्दी से किया जाए, अधिकारियों को काम दिया जाता है। उत्प्रेक्षण का अर्थ होता है कि आप छोड़ दीजिए, दूसरे को दे दीजिए। जैसे को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मौलिक अधिकार से संबंधित विवाद चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट कह सकता है कि आप छोड़ दीजिए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कह सकता है छोड़ दीजिए, आप केस हाई कोर्ट को दे दीजिए, चाहे होम को दे दीजिए, तो सीधे ये मांग सकता है ऐसे। तो इसको उत्प्रेक्षण बोला जाता है। अधिकार परीक्षा का क्या होता है जी? तो वही होता है कि उच्च अधिकारी कोई भी अनावश्यक रूप से या फिर अनैतिक रूप से पद धारण कर लेते हैं, सरकारी पद, तो अगर जब पता चल जाता है न्यायालय को, तो पूछता है कि किस आधार पर आप धारण किए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यों को दिए गए निम्नलिखित नीति निर्देशक तत्वों में से किसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में नहीं है? निर्देशक तत्वों में से किसका उल्लेख संविधान के भाग 4 में नहीं है? यहाँ पर दे रहा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना और राष्ट्रों के बीच न्याय संगत सम्मानजनक संबंध बनाए रखना। और उसके बाद से दे रहा है यहाँ पर ये तो नहीं होगा, यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि नहीं होगा, यहाँ पर ये तो है, ये है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की बात तो की ही गई अनुच्छेद में। उसके बाद से दे रहा है कि यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेय और दवाओं के सेवन पर प्रतिबंध, यह भी है, ये है। और लेकिन ये जो देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का विचार करना, तो यहाँ पर ये जो है नीति निर्देशक तत्वों के तहत शामिल नहीं है, यहाँ पर यही गलती है। यहाँ पर 4 नंबर भी दे रहा है, लेकिन 4 नंबर कुछ अलग ही बात कर रहा है। कथन 1, बी और सी भाग 4 के अंतर्गत हैं। यहाँ पर बी जो है यहाँ पर यही नीति निर्देशक तत्वों के तहत शामिल नहीं है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। अगले सेशन में हम लोग 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर तेरा निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन सा किसी व्यवस्था को संघीय रूप से वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा किसी व्यवस्था को संघीय रूप से वर्गीकृत करने के लिए आवश्यक नहीं है जी? तो यहाँ पर दे रहा है कि शक्तियों का वितरण, स्वतंत्र न्यायपालिका,
न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु संविधान की सर्वोच्चता। यहाँ पर ये तीनों के तीनों तो है, ये हैं, ये भी, लेकिन ये इसका संबंध संघीय रूप से वर्गीय संघीयता से संबंधित है, ये नहीं है। न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु का संबंध इससे है, ये नहीं है। यहाँ पर हम लोग का 1 से लेकर 50 तक क्वेश्चन को समाप्त होता है। अब अगले सेशन में हम लोग 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू।